हरे कृष्णा। आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा। देखिए, आज हम लोग ना अपना एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 1 में जो पेपर 4 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप 1 में पेपर 4 का नाम क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, नाम से आपको क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा कि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट होगा? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 में है, पेपर नंबर 4 है। बेसिकली दो पार्ट में ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है। एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट मींस कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है, जैसे शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और भी बहुत सारी चीजें, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब बताऊंगा क्या क्या है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट डाला हुआ है, जिसको प्यार से आप एफएम भी बोल सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं? जैसे अभी आप लोगों का सपना क्या है? क्वालिफाई होना, जल्दी जल्दी डिग्री लेना, उसके बाद अच्छा खासा पैसा अर्न करना, मे भी जॉब करके, प्रैक्टिस करके, जो भी आपने सपना देखा है, और भगवान करे आप वहां तक पहुंचे और खूब पैसा कमाए। लेकिन पता है आपको, अभी ना आपके पास टेंशन है कि पास होना है, फिर उसके बाद होगा अच्छी जॉब, फिर उसके बाद होगा कि पैसा आ जाए। पैसा जब आ जाएगा तब आपकी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी कि बरकरार रहेगी? हाँ, वो चिंता तो जीवन तक, वो कह रहे चिता के साथ रहती, बोलना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो जीवन तक, जब तक जीवन है, चिंता बरकरार रहेगी। और जब आपको बताएं पैसा आ जाएगा ना, तो चिंता थोड़ी और बढ़ जाती है। दोनों लोग परेशान हैं इस दुनिया में। दो कौन? एक वो जिनके पास पैसा नहीं है, और एक वो जिनके पास पैसा है। जिसके पास नहीं है वो परेशान है, वापस नहीं है, नहीं है, नहीं। और जिसके पास है, उसके दिल से पूछो, उसको भी रातों में नींद नहीं आती। उसको डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए, कहाँ जमा करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, शेयर में लगा दें, म्यूचुअल फंड में लगा दें, रियल एस्टेट में लगा दें, कहाँ लगाएं, एफडी करा दें बैंक में, सोना खरीद लें, क्या करें, बॉन्ड्स खरीद लें, घर पे पड़ा रहने दें, करें क्या? टेंशन उसको भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको यही सिखाया जाएगा कि पैसों को मैनेज कैसे करें, एक बड़े स्तर पे, बिजनेस के स्तर पे हम कैसे मैनेज करें। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें एक चैप्टर आएगा कैपिटल बजटिंग। जैसे मान लीजिए हमें कोई मशीन परचेज करनी है, तो हमें वो मशीन परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो ये सब्जेक्ट हमको सिखाएगा। वो बताएगा कि खरीदेंगे तो क्या क्या खर्चे होंगे, और उससे क्या बनाएंगे, कितना कमाएंगे, नेट फायदा कितना होगा, कितना नुकसान होगा। उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि हमें वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या फिर सपोज करिए, मान लीजिए एक कंपनी है, उसको फंड्स की जरूरत है, पैसा चाहिए। कंपनी कहां से पैसा ला सकती है, क्या लगता है आपको? शेयर इश्यू करके, वेरी गुड। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? लोन लेके हो सकते हैं, और भी उस दर से आर, डिवेंचर्स इश्यू करके हो सकते हैं, यानी बहुत सारे तरीके, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके हो सकते हैं। आपको ये चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर आएगा, वो ये भी सिखाएगा कि साहब आप कौन सा पैसा किससे लेके आए। मतलब जब हम पैसा लाएं तो हम इक्विटी से लाएं कि प्रेफरेंस से लाएं कि डेट से लाएं, और कितना लाएं, उसके लिए भी एक चैप्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर करके। आपको वो भी पढ़ाया जाएगा। तो भाई साहब, अगर मैं दोनों की पार्ट की बात करता हूं, तो ये जो पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ये 60 मार्क्स का पार्ट है। इंस्टीट्यूट ने बाइफरकेशन दिया है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है, क्या लगता है ये कितना होगा? कितने समझदार बच्चे हैं आप, तो बन गए सीएस, है ना? ठीक है सर, ये 60 मार्क्स में कुछ ये चैप्टर हैं, ये आपको पढ़ने होंगे। 40 नंबर में ये चैप्टर हैं, आपको ये पढ़ने होंगे। ठीक, अपन बारी बारी से सब चलते रहेंगे ताकि बोरियत ना हो, कभी कुछ मैं अपने हिसाब से चलता रहूंगा। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपका ना एक बेस से मैं लेकर के चलूं, क्योंकि देखो है क्या, कहीं ना कहीं आपका, जो ज्यादातर बच्चे जो सीएस में आते हैं, ऐसा देखा जाता है, 100 में से 10-20 हटा दो, मैक्सिमम देखा जाता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल में डर लगता है कि नहीं? थोड़ा लगता है कि ज्यादा? थोड़ा।
अच्छा, प्रैक्टिकल किसका किसका लगता है स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल अकाउंट्स वगैरह अगर स्कूल में पढ़ी हो कभी, ठीक ठाक है। हाँ, तो ठीक है साहब। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूं, बेस से चलूं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अपन जो शुरू करने जा रहे हैं आज, वो शुरू करेंगे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, और उसमें भी इनके सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे। मेरा अपना सीक्वेंस है, बिल्कुल बेस बना करके आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक टॉपिक है लेवरेज, वहां से शुरू करेंगे। वो बेस है, बाकी चैप्टर्स में भी काम आता है, तो हम वहां से शुरू करेंगे ताकि बाकी चैप्टर्स में जब हम जाएंगे तो आपको परेशानी ना हो। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। काहे कि हमारा सब्जेक्ट का नाम आपको पता ही चल गया है, जिसका पार्ट 2 एफएम शुरू करेंगे। लेसन 15 कैपिटल स्ट्रक्चर। लेसन 15 तो अपने आप में बहुत बड़ा है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर का और एक पार्ट है लेवरेज का। तो हम लोग कौन से पार्ट से शुरू कर रहे हैं? लेवरेज के पार्ट से शुरू कर रहे हैं। और लेवरेज, सर ये वर्ड तो हमने कभी जीवन में सुना ही नहीं, कभी सुना है इससे पहले? सच बताना, कभी नहीं सुना है? जाहिर सी बात है, ये एफएम का ही वर्ड है लेवरेज, ये कभी हमने इससे पहले सुना नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका क्या मतलब है, 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। उससे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि भाई साहब, एक कंपनी में, कंपनी हो गई या कोई भी तरीके का बिजनेस हो गया, उसमें क्या क्या कॉस्ट आती है, या उसका अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। एक तो बचपन में आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाया करते थे, हम वो सब नहीं बना रहे। हमें बड़ा सिंपल सा, हम लोग के पास एक तरीका होता है। जो तरीका क्या है, मैं आपको पहले यहाँ क्लियर करता हूँ, ये लिखा भी है तो आप सिर्फ देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम सेल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? सेल्स, मतलब कितने रुपए का माल हमने पूरे साल में बेचा। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 2 लाख। इस सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट माइनस करते हैं? सर ये क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट, क्या होती है मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अपने यहाँ ये पेन बनाता हूँ, थोड़ी देर मान लो ये नॉर्मल पेन है, मैं अपने यहाँ पेन बनाता हूँ। इस पेन को बनाने में बहुत तरीके की चीजें लगती होंगी। रॉ मटेरियल लगता होगा, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गई, इंक वगैरह हो गई, निब वगैरह हो गई, लेबर लगती होगी। तो मान लो एक पेन बनाने में 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, 1 रुपए की लेबर लगती है, लेट से 3 रुपए की टोटल कॉस्ट लगती है। तो एक पेन बनाएंगे तो 3 रुपए की खर्चा आएगा, 2 पेन बनाएंगे 6 रुपए का खर्चा आएगा। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। वेरी करती है मतलब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। एक होती है फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए हमने अपनी फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, 1 लाख रुपए महीना रेंट है। अब अगर मैं ये पूरे महीने में 10,000 पेन बनाऊंगा तो भी मेरे को रेंट 1 लाख देना होगा। 20,000 पेन बनाऊंगा तो भी 1 लाख रेंट। नहीं बनाऊंगा किसी महीने तो मेरा मन नहीं, मेरी शादी थी, मैं घूमने चला गया, तो भी रेंट देना पड़ेगा। मैनेजर की सैलरी हो सकती है, हमने मैनेजर रख रखा है, प्रोडक्शन मैनेजर की, तुम प्रोडक्शन हैंडल करना, एक फिक्स सैलरी बेसिस पे, 30, 40, 50 हजार रुपए महीने पे फिक्स सैलरी। तो बेसिकली दो कॉस्ट होती है मोटी मोटी, एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। और फिक्स कॉस्ट वो होती है जो वेरी नहीं करती। खर्चे तो हमारे लिए दोनों ही हैं। आप जब छोटे थे, जब स्कूल में थे, बहुत छोटी क्लास में, आई थिंक 7th 8th में, एक चैप्टर पढ़ाया जाता है मैथ्स में कि सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ऐसा एक चैप्टर आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो नियम तो आज भी यही है, ऐसा नहीं कि हम बड़े हुए तो नियम चेंज हो गए, नियम यही है, बस वो डिटेल्ड और हो गया कि ये जो कॉस्ट होती है सर, ये कौन सी होती है। तो आमतौर पे इस पे दो कॉस्ट होती हैं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। तो सेल में हम वेरिएबल भी माइनस करेंगे और हम फिक्स कॉस्ट भी माइनस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तरीका क्या होता है सर? तरीका बेटा ये होता है कि हम सेल्स लेते हैं, जो भी फिगर आएगी, ये एक्स एक्स का मतलब जो अमाउंट आएगा हम अमाउंट लिख लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट जो आएगी वो लिख देंगे। जब सेल में हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो रिजल्टिंग फिगर बचती है वो कहलाती है कंट्रीब्यूशन।
सर क्या कहलाती है ये? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। इसमें से सर हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करते हैं बेटा? फिक्स कॉस्ट। तो फिगर जो मेरी बचती है वो कहलाती है ईबीआईटी, या इसका एक और नाम होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। सर मतलब क्या हुआ? ये ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? ईबी, गजब बच्चे हो तुम लोग, कैसे पता तुमको? अभी देखा? देख के रहे हो? पता नहीं कहां पे? 11th 12th में? अरे तो बढ़िया, मजेदार बच्चे मिले भाई। बिल्कुल ठीक है। ईबीआईटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर, बी फॉर बिफोर, इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर मतलब क्या हुआ? फुल फॉर्म तो समझ जाएंगे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट मतलब क्या है इसका? क्या बात है, वेरी गुड। यानी अभी हमने इसमें इंटरेस्ट का खर्चा माइनस नहीं किया है और टैक्स का खर्चा भी माइनस नहीं किया है। इंटरेस्ट का खर्चा और टैक्स का खर्चा माइनस करने से पहले जो अर्निंग है वो कहलाती है ईबीआईटी। तो इसमें अभी दो खर्चे मोटे मोटे माइनस होने बचे हैं, कौन कौन सा? इंटरेस्ट का और टैक्स का। तो अभी तक पहले इतना जरा दिमाग में बैठाते हैं, मेरे साथ बोलिए। सेल्स, बोलो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है बताओ? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट क्या आता है? ईबीआईटी। यहां तक बात आपके दिमाग में गई? अब जब हम इस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, सर क्या माइनस कर देते हैं? इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कैसा? जैसे मान लो बेटा आपने बैंक से लोन ले रखा है, व्यापारी लोग लोन भी लेते हैं, तो अगर लोन ले रखा है तो बैंक आपसे बदले में क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। या आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, तो डिबेंचर होल्डर आपको आप क्या पे करेंगे? कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो हम इसमें से माइनस करते हैं, तब मेरा जो बचता है वो कहलाता है ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। कुछ लोग इसको ना पीबीटी भी बोलते हैं। क्या बात है, समझदार है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल लो या ईबीटी, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो। तो सर ईबीटी आ गया। अब इसमें से माइनस होता है टैक्स। कौन से टैक्स की हम बात कर रहे हैं? कभी सुना है आपने हमारे इंडिया में कि टैक्स लगता है? कौन से टैक्स की बात करें? एग्जीक्यूटिव में, ग्रुप 2 में ये भी एक पेपर आप पढ़ेंगे टैक्स के ऊपर। हाँ, आपने सुना होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सुना है आपने? हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो कमाते हैं फिर उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो लेस होता है टैक्स। टैक्स जैसे ही माइनस कर देते हैं तो जो फिगर बचती है वो कहलाती है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग को इतना तो पता ही था। पहले इतना जरा रिवाइज करते हैं, और आपको देख देख के बोलना तो आप देख के भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? बोलिएगा लेकिन जरूर। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, फुल फॉर्म अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस इंटरेस्ट, ईबीटी। ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ ना, तो ईबीटी। ईबीटी में लेस टैक्स तो क्या आता है? ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सर पहले इंटरेस्ट क्यों माइनस किया, पहले टैक्स क्यों नहीं माइनस किया? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में आएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में नहीं आएंगे। मैं ही क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं ही आंसर दूंगा। तो जो आपके दिमाग में है वो तो आप हमसे पूछ ही लीजिएगा, और जो मैं आप बन के पूछूंगा वो आप बता सकते हैं क्या? पहले इंटरेस्ट क्यों माइनस किया, टैक्स क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि आप कैसे बताओगे, भी तो पढ़ा नहीं है। क्योंकि जब आप टैक्स पढ़ोगे तब वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाता हूँ टैक्स, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इनकम टैक्स में जो इंटरेस्ट होता है ये एक अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। सर बोले तो हिंदी में समझाओ, कह क्या रहे हो? कह ये रहा हूं कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमको जो तुम टैक्स देना वो अपनी उस इनकम पे देना जिसमें इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका हो। तुम्हारा क्या माइनस हो चुका हो? इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका हो, उस पे तुम हमको टैक्स देना। तो इसलिए पहले इंटरेस्ट माइनस होता है,
फिर जो अर्निंग बचती है हम इस पे टैक्स देते हैं। मतलब मान लो सपोज करो ईबीआईटी था 150, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने मन में जो फिगर है वो लिख दिया। मान लो ईबीआईटी 150 था, इंटरेस्ट 50 आया, तो ईबीटी कितना आया 100। और मान लेते हैं टैक्स का रेट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 40%। टैक्स का एक्चुअल क्या रेट है वो तो इनकम टैक्स में पड़ेंगे, टैक्स का रेट है 40%, तो ये 40% हमें टैक्स देना है, किसका 100 का कि 150 का, 100 का 40। आप समझे? तो ये जो इंटरेस्ट है ये पहले माइनस होता है ताकि मेरी टैक्सेबल इनकम, इस इनकम को बोलते हैं जिसपे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, फिर उस पे हम दे देते हैं टैक्स। सरकार कहती है पहले हमको टैक्स दे दो, हमने कहा मतलब इंटरेस्ट के बाद पहले हमको टैक्स दे दो, हमने टैक्स दे दिया। जैसे ही हमने टैक्स दिया, अब जो बचता है वो कहलाती है अर्निंग आफ्टर टैक्स। आपको पता है इस अर्निंग पे किसका हक है? आपका नहीं, आपका और हमारा नहीं, एक्चुअल में वर्ड जैसे इस अर्निंग पे, इस अर्निंग का मालिक कौन है, कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर, और स्पेसिफिकली जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर। इस अर्निंग पे मालिक पे किसका हक है, मतलब इस अर्निंग पे इक्विटी। लेकिन अगर आपके यहां प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो पहले आप प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देंगे, फिर जो बचेगा वो इक्विटी वालों के लिए, चाहे कम बचे चाहे ज्यादा बचे, भाई वही मालिक है, वही रिस्क झेल रहे हैं, तो रिवॉर्ड भी उन्हीं को मिलेगा। यानी इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड सर मतलब जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं इनटू प्रेफरेंस का जो डिविडेंड रेट है वो दिया होगा। प्रेफरेंस का डिविडेंड जब हम माइनस कर देते हैं, अब जो अर्निंग बचती है वो इक्विटी वालों की बचती है। पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस, तभी वो प्रेफरेंस है क्योंकि उनको इक्विटी के कंपैरिजन में दो प्रेफरेंस मिलती हैं। एक डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी के कंपैरिजन में, दूसरा कल को कंपनी अगर वाइंड अप होगी तो पहले प्रेफरेंस वालों को पैसा वापस मिलेगा, बाद में इक्विटी वालों को मिलेगा। तो अर्निंग अब जो बची सर ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या कहलाती है बेटा? ये कौन सी अर्निंग है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यानी हमने सबका हिस्सा दे दिया है, सबका हिस्सा देने के बाद अब जो अर्निंग बची ये इक्विटी वालों की बची। और अगर कोई हमसे कहता है कि सर अर्निंग पर शेयर निकाल दो, हमने कहा मतलब कहना क्या चाह रहे हो? कह रहे सर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड 10 का था, हमने कहा ठीक है 10 मान लिया। कह रहा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मान लो 50 बची, हमने कहा ठीक। कह रहा सर ये तो 50 तो सारे इक्विटी शेयर की टोटल बची, एक शेयर की कितनी अर्निंग होगी? बिल्कुल सही, इसको डिवाइड अगर हम किससे कर दें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जितने भी हैं। मान लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सर 5 है, या एज्यूम कर रहा हूं मैं, सिंपल कैलकुलेशन ना समझ में आने के लिए आसान थोड़ा लिया कि आपको कैलकुलेटर ना उठाना पड़े। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 10। और कैलकुलेटर की बात छिड़ी है तो आपके एग्जीक्यूटिव के लेवल पे कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है। तो अगर आपके पास है घर में बहुत ही अच्छी बात है, नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है तो मार्केट से आप 100 150 तक का 200 तक का खरीद लीजिएगा, बहुत महंगा मत खरीदिएगा, ठीक ठाक खरीद लीजिएगा। और इस तरीके का मेरे हिसाब से, मेरे को जो ठीक लगता है पर्सनली, इस तरीके का साइज स्टैंडर्ड लगता है। इससे बहुत बड़ा भी फिर दिक्कत होगी आपको एग्जाम में रखने में, छोटे में भी हमें थोड़ा सा कष्ट होता है, कुछ दबाएं कुछ तो कुछ दब जाता है। तो कैलकुलेटर आपके पास हो तो फिर वही चल जाएगा, जो भी अगर छोटा बड़ा साइंटिफिक ना हो। नहीं है, खरीद ही रहे हैं तो फिर इस तरीके का आप एक कैलकुलेटर कहीं से भी, हम लोग नहीं बेचते, कहीं से मार्केट से आप खरीद सकते हैं। स्कूल की तरह ऐसा नहीं कि हम लोग सब कुछ बेचते हैं उठा करके, ठीक है। और एक चीज और, अगर खरीदें, अगर जो लोग के पास है पहले से तो ना खरीदिएगा, जो खरीदने जा रहा है वो बस ये देख ले कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक जीटी करके लिखा होता है, जीटी, वो बना हो। इसका क्या यूज होता है ड्यूरिंग द कोर्स सब मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बस अब ये समझा रहा हूँ कि अगर आप कभी खरीदने जाएं आजकल में तो आप लोग पास है कि खरीदोगे, क्या है है वेरी गुड, है, खरीदना है, हाँ तो आप खरीदने जाना तो ये देख लेना कि जीटी हो, जीटी, जीटी स्टैंड फॉर ग्रैंड टोटल। यूज क्या होता है उससे मत पूछना, उसको नहीं पता होगा, आप मेरे पास आओगे हम सब समझाएंगे, ठीक है। और जिसके पास पहले से है उसके में जीटी हो ना हो कोई बात नहीं, दोबारा मत खरीदना।
चलो खैर, मैं वापस आता हूं जरा, और एक बार जरा हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, और आप इधर देखते रहिएगा, या फिर आप ये भी देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। ये सेम चीज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख करके दी हुई है कि सर हम ईपीएस कैसे निकालेंगे। तो हम सेल लेंगे, सेल्स में से क्या माइनस करने वाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा, ईबीटी। ईबीटी में क्या माइनस करेंगे, टैक्स, तो क्या आएगा, ईएटी। और ईएटी में पहले किसको दोगे, प्रेफरेंस। अगर प्रेफरेंस वाले नहीं है तो बात खत्म, उनको नहीं देंगे, लेकिन अगर है तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, क्या बचेगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। याद तो नहीं करना पड़ेगा ना, दिमाग लगी रहा है। और इसको अगर आप डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा कि एक शेयर की अर्निंग क्या है, ईपीएस आ जाएगा। यहां तक बात आपके समझ में आई, पक्का। अच्छा, एक छोटा सा डेटा लेके जरा समझते हैं। अभी मैंने आपको देखो ये नहीं समझाया कि लेवरेज क्या होता है, अभी तो पहले मैं इस पे था। एक छोटा सा डेटा लेते हैं। मान लो किसी कंपनी की सेल है, लेट्स से 100, एज्यूम कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो उसका कंट्रीब्यूशन बेटा कितना होगा, 80। और लेट्स से उसकी फिक्स कॉस्ट है 40 रुपीज की, तो उसका ईबीआईटी कितना होगा, 40। तनिक यहीं रुकते, आता तो हम लोग को इसके आगे का भी है कि लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस। उसको बाद में करते हैं, पहले इतना जरा समझते हैं क्या किया, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। ये जो डेटा मैंने दिया है, मान लो ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये उसका डेटा है। ए लिमिटेड ने अपने यहां सेल करी 100 रुपए की, 20, मान लो पेन बेचती है, 1 रुपए का एक पेन बेचती मान लेते हैं, तो 100 पेन बेचे 100 रुपए के एक, और 100 पेन बनाने के लिए 20 रुपए का खर्चा आया, वेरिएबल रॉ मटेरियल वगैरह जो लगा। कंट्रीब्यूशन आया 80 का, फिक्स कॉस्ट आती है मान लेते हैं 40 रुपए की, ईबीआईटी आया 40 का। ये आपको रुपए कम तो नहीं लग रहे हैं, अगर कम लग रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये रुपीज इन लैक्स है। अब आपको ज्यादा लगने लगेंगे, सेल करी 100 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख, कंट्रीब्यूशन 80 लाख, फिक्स कॉस्ट है 40 लाख, तो ईबीआईटी आया 40 लाख। ठीक, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इस कंपनी ने कहा कि साहब इस बार ना हम और मेहनत करेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे। इस कंपनी ने कहा यार हमें ना सेल की फिगर ना बढ़ानी है, अभी तक हम 100 लाख की सेल करते हैं, अब हमें और भी मार्केट कैप्चर करना है, और मेहनत करनी है, और प्रोडक्ट बेचना है। पहले साल का डेटा तो यही था, फर्स्ट ईयर का। अगले साल क्या हुआ, मेरी तरफ देखते रहना, अगले साल इसने खूब मेहनत करी, और भगवान की कृपा रही इस कंपनी के ऊपर, और अगले साल इस कंपनी की सेल जस्ट दुगनी हो गई, डबल हो गई। यानी पहले अगर 100 लाख की थी तो अब 200 लाख हो गई, दुगनी तो हम सब समझते हैं। एक बात बताना, पहले ये कमाती थी 40 लाख, ईबीआईटी की बात कर रहे हैं, 40 लाख। अगर इस साल सेल दुगनी हो गई तो जाहिर सी बात है ईबीआईटी भी दुगना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 80 लाख। ठीक अग्रिमा, ठीक अग्रिमा, ठीक है ना, आपको आ रहा है ना, जहां ना आए वहां पूछ लेना आप मेरे से, ठीक है। अभी तक कुछ ऐसा तो बाउंस नहीं मार रहा ना, ठीक है। तो भाई साहब जाहिर सी बात है, अगर आप मेहनत करेंगे, सेल डबल करेंगे, तो ईबीआईटी भी डबल होगा। एक बार जरा चेक करते हैं कैसे क्या हुआ होगा, चेक करते हैं कि हम लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, चेक जरूर कर लेते हैं। अगले साल यानी सेकेंड ईयर में खूब मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, सेल हो गई 200 लाख। यानी पहले अगर 100 पेन बना के बेचते थे तो अब 200 पेन बना के बेचने लग गए, मान लो। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, पहले वेरिएबल कॉस्ट थी 20, अब वेरिएबल कॉस्ट भी तो डबल हो जाएगी, क्योंकि पहले अगर 100 पेन बनाते थे, 100 पेन को बनाने में 20 रुपए का रॉ मटेरियल लगता था, तो अब 200 पेन बनाओगे। आप समझ रहे हो ना, वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रपोर्शन में बढ़ती है जिस प्रपोर्शन में सेल बढ़ रही है तुम्हारी, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वेरिएबल भी तो बढ़ ही रही है। तो वेरिएबल पहले 20 थी, तो अब उसकी दोगुनी 40,
और आपको पता है सेल 200 है, वेरिएबल 40 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 160। बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की भाई साहब। पहले 40 थी, अब इस साल कितनी हो जाएगी? वेरिएबल तो चेंज होती है लेकिन फिक्स तो सर वो ही रहती है, 40 रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ईबीआईटी जो होगा वो 80 नहीं होगा, 120 होगा। आपके सामने है, कोई जादू नहीं है, हम कोई ओपी शर्मा तो है नहीं कि जादू करके आपको दिखा रहे हैं। यानी आपने सेल करी दुगनी और भगवान ने आपको जो फल दिया है वो दुगने से ज्यादा दिया है। 40 की जगह 40 था तो 40 में 80 की जगह 80 की जगह 120 का फल दिया है। ऐसा क्यों हुआ हम समझ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? बिकॉज फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई। फिक्स कॉस्ट तब तक चेंज नहीं होती जब तक डेलिबरेटली उसको चेंज ना किया जाए। ऐसा नहीं है कि जीवन भर फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। जैसे रेंट है, तो हो सकता है लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा दे तब बढ़ जाए, या मैनेजर की सैलरी बढ़ानी पड़े तो बढ़ जाए। लेकिन हम तो अपने क्वेश्चंस के लिए यही मान के चलते हैं कि जल्दी चेंज नहीं होगी। तो साहब फिक्स कॉस्ट तो 40 की 40 ही रही, लेकिन हुआ क्या? आपका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो डबल हो चुका था, 80 का 160 हो गया था। तो आपका ईबीआईटी 40 की जगह, 40 का मतलब डबल की जगह 80 की जगह कितना हो गया? 120। ये क्यों ज्यादा हुआ? रीजन है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। लेवरेज इसी की स्टडी करता है। लेवरेज यानी लीवर भी इसको आप बोल सकते हैं। ये बताने की कोशिश करता है कि अगर आप सेल में चेंज करेंगे, अगर आप सेल में चेंज करेंगे तो आपके ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा, अगर आप सेल में चेंज करेंगे तो आपके ईबीआईटी में क्या इफेक्ट आएगा, इस बात की स्टडी करने की कोशिश करता है लेवरेज। आप लोगों ने गाड़ी चलानी आती है, स्कूटी या कुछ? अब तो स्कूटी में तो गियर नहीं होते, गियर वाली स्कूटर आती थी, या कार में गियर होते हैं, कभी आपने देखे होंगे, है ना? हो सकता है वो भी घर पे। गियर का काम क्या होता है? गाड़ी में गियर होता है, भले ही चलानी आती हो या ना आती हो, थोड़ा बहुत पता है गियर का काम क्या होता है? स्पीड, यानी जब आप चाहते हैं, आप हाईवे में जा रहे हैं, 100 120 की स्पीड में जा रहे हैं, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते, तो आप जाहिर सी बात है फिफ्थ गियर या सिक्स गियर या जैसी भी आपकी गाड़ी जो टॉप गियर है, पांच मान लो पांच फिफ्थ गियर की गाड़ी है, तो आप पांचवें गियर में लगा करके, है ना, धीमे से बस एक्सीलेटर दबाए रहते हैं, गाड़ी अपना 100 की स्पीड में चलती रहती है। यानी लेवर लीवर गियर बढ़ाने से, गियर बोल लो उसको, लीवर भी बोल सकते हो, गियर बढ़ाने से हुआ क्या? आपने मेहनत थोड़ी कम करी, बहुत एक्सीलेटर नहीं दबा दिया कि ईंटा रख दिया उसके ऊपर। आपने मेहनत थोड़ी कम करी और रिजल्ट उससे ज्यादा मिला। अब भाई अब सोचो, आप 100 की स्पीड में अगर सेकंड गियर पे गाड़ी लिए रहोगे तो गाड़ी घू 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 करेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब गाड़ी बढ़ानी होती है थोड़ी सी, जब बिल्कुल रुकी हुई है, तब फर्स्ट गियर से बढ़ाई जाती है। मैं आपको कार चलाना सिखा रहा हूँ, गाड़ी बढ़ानी होती है तो फर्स्ट गियर से, थोड़ी सी स्पीड आई सेकंड, और स्पीड आई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स भी आने लग गए हम गियर। तो मान लीजिए अगर आपके में और स्पीड, अगर आप हाईवे में जा रहे हैं, सिक्स गियर। लीवर ये काम करता है। या फिर और समझिए, मार्केट में आपने देखा होगा भारी भारी मशीन्स होती हैं, भारी भारी, जैसे जेसीबी वगैरह या और भी मशीन्स होती हैं, भारी पत्थर या कोई और सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए। कभी देखा है? येलो कलर की मशीन, है ना? वो कैसे ऑपरेट होती है? अंदर एक ऑपरेटर बैठा होता है, वो लीवर ऐसे खींच रहा होता है ताकि वो वजन के साथ भी ऊपर उठे। यानी लीवर जो होता है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए होता है। वहीं से बना है लेवरेज। लेवरेज क्या कहता है वो सुनो। लेवरेज कहता है कि साहब, अगर आप अपने आप फिक्स कॉस्ट लगाओगे तो आप थोड़ी मेहनत करोगे, फल उससे ज्यादा मिलेगा। हमने कहा कैसे, एक बार और समझाओ। हमने कहा हम कैसे भरोसा करें? कह रहा अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर, आपको भरोसा दिलाने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक और कंपनी है, बगल में लिखते हैं, एक और कंपनी है बी लिमिटेड, और इसके यहाँ ना फिक्स कॉस्ट नहीं है। एक और कंपनी है बी लिमिटेड, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, बी लिमिटेड, और इसके यहाँ बेटा फिक्स कॉस्ट नहीं है। डेटा ऐसे ही मान लेते हैं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, सी फॉर कंट्रीब्यूशन समझ जाना, लेस फिक्स कॉस्ट, बताओ क्या आएगा? ईबीआईटी। और डेटा अगर एज्यूम कर लें, ये जो बी लिमिटेड है, तो फर्स्ट ईयर में इसकी भी सेल मान लो 100 लाख की थी,
और इसके यहाँ ना फिक्स कॉस्ट नहीं थी, सारी वेरिएबल थी, और मान लो 60 की वेरिएबल कॉस्ट थी, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 40, फिक्स कॉस्ट थी नहीं 0, तो ईबीआईटी 40। अब देखें ए लिमिटेड का भी पहले साल का ईबीआईटी 40 था, इसका भी ईबीआईटी 40 था। अगले साल इसने भी बहुत मेहनत करी, इसने कहा यार हमने भी ए लिमिटेड से पीछे नहीं रहना है, हम भी बहुत मेहनत करेंगे और अपनी सेल बढ़ाएंगे। और इसने भी मान लो अपनी सेल 2 गुनी कर ली, यानी पहले 100 लाख की सेल थी तो अब हो गई 200 लाख की सेल। पहले 60 की वेरिएबल कॉस्ट थी तो अब हो गई 120 की वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 80, फिक्स कॉस्ट थी नहीं 0, ईबीआईटी 80, यानी इसकी सेल बढ़ी डबल, दुगनी हुई, और इसका ईबीआईटी भी दुगना ही हुआ, दुगने से ज्यादा नहीं हुआ। जबकि ए लिमिटेड में तो सेल 2 गुनी हुई थी और ईबीआईटी 2 गुने से ज्यादा हुआ था। उसका कारण क्या है? फिक्स कॉस्ट। अगर आप अपने आप फिक्स कॉस्ट है तो इसका मतलब अगर सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी उससे ज्यादा बढ़ेगा। इसको हम कहते हैं कि जितनी सेल बढ़ेगी उससे ज्यादा, यानी उसके मैग्नीफाइंग इफेक्ट, मैग्नीफाई करना, बड़ा इफेक्ट दिखाई देगा किसमें? ईबीआईटी में। और वहीं अगर आपके यहां फिक्स कॉस्ट नहीं है तो जिस प्रपोर्शन में सेल बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में ईबीआईटी बढ़ेगा। क्या लगता है आपको, अगर आपको व्यापार करना हो तो फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा उतनी अच्छी कि जितनी कम उतनी अच्छी? जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, यहां तक कुछ पूछना है? कुछ आ रहा है दिमाग? नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तीसरे साल की हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं फिर इसको छोटा छोटा मैं लिख दूंगा। मान लेते हैं थर्ड ईयर। ये तो 120 था। थर्ड ईयर, और पहले ए लिमिटेड की हम बात करें, थर्ड ईयर ए लिमिटेड। और क्या हुआ तीसरे साल में? कोविड आ गया। आखिर गया है, हम मान लेते हैं कि ये साल था जो कोरोना आ गया। और हुआ क्या ए लिमिटेड के साथ? ए लिमिटेड की जो पहले साल की सेल थी उसकी जस्ट आधी सेल हो गई थर्ड ईयर में। कितनी सेल हो गई? आधी। लॉकडाउन लग गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग सामान ही नहीं खरीद रहे थे, आधी सेल हो गई। यानी आप सिर्फ फर्स्ट ईयर से कंपेयर करिएगा, सेकंड को मत देखिएगा। पहले साल अगर 100 की सेल थी तो अब कितनी हो गई? 50। प्रोडक्ट बिका ही नहीं जाता। वेरिएबल कॉस्ट पहले अगर 20 थी तो अब वो भी आधी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40। फिक्स कॉस्ट पहले भी 40 थी, आज भी 40 है, तो आपका ईबीआईटी कितना हो गया? 0। अगर हम ध्यान से देखें, सेकेंड ईयर थोड़ी देर देखना नहीं, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड देखोगे जल्दी समझ आएगा। मैं हटा ही देता हूं सेकेंड ईयर, इरेज कर देता हूं। इरेज कर दूं कि आप नहीं देखोगे तो चलेगा? नहीं देखोगे ना? हाँ ठीक है। अब तो बड़े बच्चे हैं, जो देखना चाहें वही देखिएगा दुनिया में। ठीक है, देखिए सेल आपकी जस्ट आधी हुई तो आपका ईबीआईटी भी आधा होना चाहिए था, लेकिन आधा नहीं हुआ, 0 हो गया। वहीं पर अगर हम बी लिमिटेड की भी बात करें, भाई कोरोना आया सर तो सभी के लिए आया, बी लिमिटेड के लिए भी आया, और बी लिमिटेड के लिए छोटा छोटा लिख देते, ये सेल थी लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन था लेस फिक्स कॉस्ट, ये बीआईटी था। सर इसका भी मान लो थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर के मुकाबले आधी सेल हो गई, तो क्या होगा इसके में जरा इंपैक्ट देखें। थर्ड ईयर पहले 100 थी, अब 50 हो गई। पहले वेरिएबल कॉस्ट 60 थी, अब बताओ कितनी हो जाएगी? ठीक है, 30 की हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 20। फिक्स कॉस्ट है नहीं, ईवीआईटी, यानी कोविड के समय में कौन सरवाइव कर पाएगा? बी लिमिटेड। तो आपने थोड़ी देर पहले जो आंसर दिया था, क्या उसको चेंज करना चाहोगे? मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट है उतना अच्छा? जितनी कम फिक्स कॉस्ट है उतना अच्छा? तो जितनी कम फिक्स कॉस्ट है तो फिर तो बूम पीरियड में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर को अगर हम कंपेयर करें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में,
तो ए लिमिटेड बेटर है, थर्ड ईयर को कंपेयर करें तो बी लिमिटेड बेटर है। बड़ा छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। खाना खाते हो? हाँ ठीक है। दाल में अगर बिल्कुल नमक ना पड़ा हो तो सही लगता है, कि एक कटोरी दाल में 1 किलो नमक डाल दें तो सही लगता है? दोनों नहीं, गले के नीचे नहीं उतरेगा ना। ठीक ठीक सही लगता है ना, जैसे आपने बोला ठीक ठीक आता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यानी फिक्स कॉस्ट, हम ये अगर कहें कि ना हुए तो अच्छा, या बहुत हो जितनी ज्यादा उतना अच्छा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आपको अपने हिसाब से, अपने व्यापार के हिसाब से समझना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से समझना पड़ेगा कि आप कितनी फिक्स कॉस्ट झेल पाएंगे। कोरोना काल में बहुत सारे व्यापार बंद हुए, कोविड में बहुत लोगों का नुकसान हुआ। आप लोग तो मजे मना रहे थे, स्कूल नहीं जाना पड़ा लेकिन एक्चुअल में पोजीशंस तो लोगों की बहुत खराब हुई। ज्यादा बड़ा कारण था फिक्स कॉस्ट। रीजन बीइंग, सपोज करो एक शॉप है, कोई भी मान लेते हैं, वो आटा दाल चावल इस तरीके के आइटम्स बेचता है। अब स्टॉक तो भरा पड़ा है, रेंट पे ले रखा है, रेंट देना पड़ रहा है, स्टॉक भरा पड़ा है, कैपिटल ब्लॉक है, बैंक से लोन ले रखा है, ब्याज देना पड़ रहा है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ रही, माल बिक नहीं रहा है, लॉकडाउन है, बाहर निकल रहे, पुलिस वाले डंडे से मार रहे हैं। तो नुकसान होगा, लॉस होगा। सेल जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, कंट्रीब्यूशन जीरो, फिक्स कॉस्ट लेट से 1 लाख, ईबीआईटी नुकसान में पहुंच जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब नुकसान को इंसान कब तक झेलेगा? तो बहुत से व्यापारी को बंद करना पड़ा। तो सर फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कितना रेवेन्यू है, और कितनी आप फिक्स कॉस्ट को झेल पाएंगे। ये चैप्टर इसी को बताता है, इसी को स्टडी करता है। यहां तक बात आपको समझ में आई? अगर आपको मैं ये टेबल पे दोबारा ले जाऊं, ये जो टेबल आपने देखी थी सेल से लेके ईपीएस तक, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फिक्स कॉस्ट कौन सी है, तो आप बता पाओगे? सर कैसा क्वेश्चन तो लिखा ही है, कहाँ लिखा है हमको बताओ ना, कहाँ लिखा है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, फिक्स कॉस्ट कहाँ पे? इस पूरी टेबल में कहाँ लिखिए? कंट्रीब्यूशन में माइनस करिए फिक्स कॉस्ट। सबको दिख रही है? अगर मैं आपसे कहूं इसमें, इस पूरी टेबल में एक और फिक्स कॉस्ट है, जो भले ही फिक्स कॉस्ट के नाम से नहीं है, लेकिन है वो भी फिक्स्ड। देखो, ढूंढो ढूंढो। इंटरेस्ट। कौन सी? इंटरेस्ट कैसे सर? भाई देखो, हम ना बैंक से लोन लेके आए, जरा समझना। हम लेट से बैंक से 1 करोड़ का लोन लाए, बैंक ने कहा सर हम 12% ब्याज लेंगे, तो 12% ब्याज हो गया 12 लाख। आप मत निकालना, मैं बताता जा रहा हूँ, 12 लाख। अब हम बैंक से 1 करोड़ का लोन लाए, और उस पैसे को हमने व्यापार में लगाया, और हमने उस पैसे से कमा लिए 40 लाख। क्या बैंक हमसे 40 लाख का ब्याज लेगा? आंसर इज नो, बैंक तो 12 लाख लेगा, जो हमारी कमिटमेंट थी, उससे ज्यादा थोड़ी ना लेगा, ज्यादा कमाया तो हमारा है ना। दूसरा केस, हम 1 करोड़ का लोन लाए, हमने उस पैसे से कमाया केवल 1 लाख रुपए, बैंक हमसे 12 लाख का ब्याज लेगा। अगर 12% पे आप कमिट करके आए हो, बैंक को तो अपना ब्याज चाहिए। यानी इंटरेस्ट एक तरीके की फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? जहां से आपने फाइनेंस लिया, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। इंटरेस्ट सिर्फ बैंक के लोन पे ही नहीं होता, डिबेंचर्स वगैरह पे भी होता। तो इस पूरी टेबल में अगर हम बात करें, या आपके लिए थोड़ा इजी कर दें ताकि आप बहुत परेशान ना हों, केवल अगर आप इतनी भी टेबल देख लोगे टैक्स से पहले तक की भी, तो मेरा लेवरेज का काम हो जाएगा। ईपीएस तक तो मैंने इसलिए समझाया कि आगे चैप्टर्स में भी काम आएगा। जब एक बार मैं समझा रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे भी फंसे तो आपको बार बार परेशानी ना होनी पड़े। अगर इतने की हम कोशिश करें, तो इस पूरे में हमें दो कॉस्ट दिख रही हैं फिक्स्ड वाली, एक फिक्स कॉस्ट के नाम से और एक ये इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है, ये हम और आप समझते हैं कि ये है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो। आपको लिखना हो तो बाद में लिख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ हमारे और आपके समझने के लिए, जब हम टेबल बनाएंगे तो लिखेंगे तो लेस इंटरेस्टिंग, बट ये इंटरेस्ट क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है। कौन सी? फाइनेंस किया है तो फाइनेंशियल कॉस्ट। और सर फिर ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है? ये भी फिक्स कॉस्ट है, ये है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बेटा?
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो ऑपरेशन से संबंधित है, फैक्ट्री में जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी, ऑपरेशन संबंधित मतलब जो फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, मैनेजर की सैलरी है, ऑपरेशन से जितने बंदे जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन से जितने बंदे जुड़े हैं, उनको जो फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं वो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फाइनेंस जहां से करा के लाए हैं उस पे बदले में जो ब्याज देंगे वो है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो दो कॉस्ट दिखाई दी फिक्स्ड। लेवरेज इन दोनों फिक्स कॉस्ट को आपको रिलेट करके बताता है कि इनका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट्स में क्या पड़ने वाला है। और प्यार से बोलूं तो लेवरेज इन दोनों ही फिक्स कॉस्ट की रिलेशनशिप बताता है प्रॉफिट के साथ। यहीं से बनते हैं दो तरीके के लेवरेज। अभी मैंने कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई, सुनते जाना। दो तरीके के लेवरेज, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट से जो लेवरेज निकल के आता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। कौन सा लेवरेज? एक जो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट से निकल के आता है, गेस करो इसको क्या बोलते होंगे? फाइनेंशियल लेवरेज। कितने समझदार बच्चे हैं? एक हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर हम दोनों फिक्स कॉस्ट को एक साथ स्टडी करें और उससे लेवरेज निकालें, यानी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, दोनों को एक साथ स्टडी करें, तो उसको बोला जाता है कंबाइंड लेवरेज या टोटल लेवरेज। कौन सा लेवरेज? तो लेवरेज हो गए तीन तरीके के। कौन कौन से? एक ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज और एक कंबाइंड लेवरेज या टोटल लेवरेज। कोई भी एक, मतलब एक ही मतलब है, कंबाइंड लेवरेज या टोटल लेवरेज। जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की, तो ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को स्टडी करता है केवल। ये कौन सी कॉस्ट है जो भी मैंने हाईलाइट की? फिक्स्ड ऑपरेटिंग। और जब हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करेंगे तो वो स्टडी करता है केवल इंटरेस्ट यानी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। पहले मैं ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करता हूं। ऑपरेटिंग लेवरेज हमें ये जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसका इंपैक्ट बताता है। हमने कहा इसका इंपैक्ट बताने का क्या मतलब है? वो क्या करता है? कह रहा है वो क्या करता है, वो कहता है साहब मान लो अगर किसी की सेल है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 20, कंट्रीब्यूशन 80 है, फिक्स कॉस्ट 40 मान ले रहे हैं, तो ईबीआईटी कितना हो गया? 40। अब वो करता क्या है? वो कहता है साहब आपको इस फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट देखना है। हमने कहा हमें ऑपरेटिंग लेवरेज में ये जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसका इंपैक्ट देखना है। तो कहता है साहब आप एक काम करो, एक फिगर उठाओ इससे पहले वाली की, अगर ये माइनस नहीं होता तो क्या फिगर होती, और एक उठाओ इसके बाद वाली। हमने कहा कहना क्या चाह रहे हो? कह रहा जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐड आते हैं, जैसे नहीं मोटे को पतला करने वाले जिम वगैरह दवाई वगैरह, तो उसमें नहीं पहले मैं बहुत मोटा था अब मैं पतला हूं, तो उसमें एक बिफोर की पिक्चर दिखाते हैं, एक आफ्टर। तभी तो आप समझ पाते हैं कि पहले ये हाथी लगता था अब बिल्कुल करीना कपूर टाइप बन गया है। आप तभी समझ पाते हैं ना। सेम तरीके से हमें इस फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट जानना है, तो एक पिक्चर हम उठाएंगे बिफोर वाली, एक उठाएंगे आफ्टर वाली, और ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला है। ऑपरेटिंग लेवरेज कहता है कुछ नहीं करो साहब, आप बिफोर वाली पिक्चर को क्या बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन, और आफ्टर वाली को ईबीआईटी। कह रहा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कर लो, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज पता चल जाएगा। हमने कहा मतलब जैसे इसी क्वेश्चन में मैं करना हूं ऑपरेटिंग लेवरेज, तो क्या करें? कह रहा फिर से बताओ। हमने कहा देखो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन लो, अभी सब लिखा मिलेगा, हम लोग सब पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब करेंगे, अपॉन ईबीआईटी कर दो। अच्छा कंट्रीब्यूशन, जिससे मेरे ये जो एज्यूम डेटा है इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? 80 अपॉन ईबीआईटी कितना है? 40। तो कितना आया ये? 2। कितना आया? 2। हमने कहा ये क्या बता क्या रहा है 2? कह रहा है साहब ये बता रहे हैं कि आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगी है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपके ईबीआईटी में। हमने कहा कैसे बता रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। कह रहा है आपको मैं समझाता हूं कैसे बता रहा है। मैं समझाता हूं, देखो इसका काम क्या होता है समझना। जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल में फिर से जाते हैं, मान लो अगले साल क्या हुआ, इनकी सेल 1.5 गुनी हो गई। 1.5 गुनी मतलब 50% से बढ़ गई। तो पहले अगर 100 की सेल थी तो अब कितनी सेल हो गई? 150। वेरी गुड। अब समझ गए ना, 50% से बढ़ी, जैसे 100% से बढ़ती है वैसे मैंने मान लिया 50 से बढ़ी। वेरिएबल कॉस्ट 20 की जगह कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है। कंट्रीब्यूशन सॉरी कितना हो जाएगा ये? 120। फिक्स कॉस्ट तो 40 ही रहेगी। अब जरा बताना ईबीआईटी माइनस करो 80। हमने कहा ये क्या हुआ सर, एक बार बताओ जरा। कह रहा सर
ये डेटा हम लोग ने सही लिखा है ना, 1.5 से बढ़ रही थी, 150 माइनस 30 किया, 120 आया, माइनस 40, 80। ठीक है, हमने कहा सर ये हुआ क्या? कह रहा सर आप ध्यान से देखें तो आपकी सेल बढ़ी है केवल और केवल 50%। 50% कैसे निकल रहा है ये? 50% समझते हैं ना? कभी भी अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो ना जीवन में, कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज कि कितना परसेंट चेंज आया, तो क्या करा जाता है? इसका तरीका होता है कि आप न्यू फिगर उठा लो, माइनस ओल्ड फिगर कर दो, अपॉन ओल्ड फिगर, और परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100। मतलब जैसे अगर मेरे से कोई कहे कि सर इसमें सेल में कितने परसेंट चेंज हुआ जो आपने लिया, परसेंटेज चेंज इन सेल अगर कोई मेरे से पूछे, तो मैं क्या करूंगा? मैं न्यू वाली सेल उठाऊंगा। न्यू वाली सेल कितनी है? 150 माइनस ओल्ड वाली सेल पहले कितनी थी? 100 अपॉन ओल्ड वाली सेल 100, और परसेंटेज में चाहिए इसलिए इंटू 100 ऊपर और करेंगे, इंटू 100 ऊपर और करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना बनेगा बेटा? ऊपर 50 अपॉन 100 इंटू 100 कितना होता है ये? 50%। दिख रहा है ना आपको? यानी सेल मेरी बढ़ी है 50% से बढ़ी है। ईबीआईटी अगर चेक करें, ईबीआईटी सर कैसे चेक कर सकते हैं? पहले 40 था, 80, परसेंटेज कितना चेंज हुआ? तरीका यही रखेंगे, तरीका यही रखेंगे, यानी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अगर आपको निकालना हो तो बताओ कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? नया ईबीआईटी, नया ईबीआईटी कितना है? 80 माइनस पुराना ईबीआईटी कितना था? 40 अपॉन पुराना ईबीआईटी 40 इंटू 100। इसको सॉल्व करें तो कितना बनता है बेटा? ऊपर आ जाएगा 40, 80 माइनस 40, 40 अपॉन 40 इंटू 100 कितना हुआ? 100%। 100% हो रहा है ना, 40 40 कट जाएगा। आप देखो आपकी सेल बढ़ी थी 50% से और आपका ईबीआईटी बढ़ा। ऑपरेटिंग लेवरेज यही बताता है। मतलब सर क्या बताता है? समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं क्या बताता है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर किसी का 2 आया, ऑपरेटिंग लेवरेज अगर किसी का 2 आया, तो इसका मतलब यह होता है कि आप सेल में जितना भी चेंज करोगे उसका 2 गुना चेंज आपके ईबीआईटी में होगा। फिर से सुनो, अगर किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आया तो इसका मतलब है एनी चेंज इन सेल will have double impact on its EBIT. Any change in sale will have double impact. मतलब अगर आप सेल 50% से बढ़ाओगे तो ईबीआईटी उसका डबल, 50 इंटू 2 100, ईबीआईटी 100% से बढ़ेगा। ईबीआईटी कितना बढ़ेगा? 100%। मतलब जैसे अभी तो ये डेटा है, मान लो प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है कि इस साल का डेटा आपके पास होता है, देखना सुनना, इस साल का डेटा मेरे पास था प्रैक्टिकल जीवन में। इस साल हमने 100 का सेल करी, 20 की वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 80 आया, फिक्स कॉस्ट 40 आई, ईबीआईटी 40 आई। ये जो डेटा आपको लिखा होता है ना, जैसे वेरिएबल कॉस्ट 20, सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में एक आधी वेरिएबल कॉस्ट होती होगी कि खूब सारी होती होगी? आपने छोटे में फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं तो जितना भी आप ट्रेडिंग पीएनएल में डालते थे वो सारी कॉस्ट थी, उसमें कुछ फिक्स थी, कुछ वेरिएबल थी, एक दो तो होती नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में तो बनाने के लिए, अभी तो थ्योरेटिकल जीवन है, मतलब बुक के लिए तो हमें डेटा दे देते हैं, माइनस कर देते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में तो बड़ी मेहनत के साथ ट्रेडिंग पीएनएल बनता है, तब जाके निकलता होगा कि कितना ईबीआईटी मिला। तो हमें मिला कि साहब 20 की ये थी, ये 40 का ये था, तो ईबीआईटी 40 मिला। मान लो आपने ये निकाल के बैठे, आपका बॉस आया आपके पास, आपका मैनेजर आया तो कह रहा है यार एक काम करते हैं, हम लोग अगले साल के लिए प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्शन समझते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अगले साल के लिए प्रोजेक्ट करते हैं कि हम अपनी सेल को ना दुगना कर लेंगे, दुगना 100% से बढ़ा देंगे। आपने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, कर लीजिए सर। उसने कहा नहीं नहीं, तुम ये बताओ कि अगर हम दुगना कर लेंगे तो अगले साल हमारा ईबीआईटी कितना होगा? इस साल तो आपका सेल थी 100 और ईबीआईटी कितना था? 40। उसने कहा अगर 100 का 200 कर लेंगे तो ईबीआईटी कितना होगा? अब एक तरीका ये है कि हम क्या करें, हम पूरा ट्रेडिंग पीएनएल अगले साल का एस्टिमेटेड फिर से बनाएं। उसको बनाने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं। आप समझ रहे हैं, फिगर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, पूरा बनाना पड़ेगा। और यह तरीका यह है कि पहले साल का हमने बनाया है, उसका हम निकालने ऑपरेटिंग लेवरेज।
तरीका क्या है, कंट्रीब्यूशन हमें पता ही होगा, ईबीआईटी में पता हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करें, ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लें। और अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 निकला और वो हमसे कह रहा है कि सर हम अगले साल ना सेल 100% से बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे अगर सेल 100% से बढ़ाओगे तो ईबीआईटी 100 इंटू 2 200% से बढ़ जाएगा। यानी अगर पहले 40 था, 40 का 200% कितना होता है? 40 का 200%, 40 इंटू 200%, 80, 80 से बढ़ जाएगा, 40 प्लस 80 120 हो जाएगा। यही तो आपने यहां निकाला था। कौन निकाला था सर हमने? ये देखो, यही डेटा तो हमने लिया इतनी देर से। सेल 100 की, अगर 100 का 2 गुना हुई सेल 200 हुई थी, तो आपका ईबीआईटी 120 हुआ था। क्यों हुआ था ऐसा? कारण ये था कि अगर हम पहले साल के डेटा को यूज करके ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता, और कंट्रीब्यूशन 80 अपॉन ईबीआईटी 40, तो ये आता 2। दिख रहा है ना? सेकेंड ईयर में अगर सेल 100% से बढ़ी, 100% बढ़ी थी, सेल 100% से बढ़ी और ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, तो आपका ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ता? 200%। एक और एग्जांपल, मान लो अगर सेल बढ़ती है 10% से, कोई कह रहा है किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, सेल बढ़ रही है 10% से, तो अगर सेल 10% से बढ़ेगी तो उसका ईबीआईटी 10 इंटू 2 कर दो, और कुछ नहीं करना, 20% से बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर सेल 10% से बढ़ेगी तो उसका ईबीआईटी 20%। यानी अगर यही डेटा को ले, ये डेटा को ले और ये इरेज कर दे, और अगर आप कह रहे हैं कि सेल अगर 10% से बढ़ रही है, ये डेटा पहले साल का, इसे बताओ, सेल अगर 10% से बढ़ रही है, तो आप कह रहे हैं सर अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, जो कि इस क्वेश्चन में है, तो ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए? 20% से। यानी सेल 10% से बढ़ रही है, मतलब 100 का 10% कितना होता है बेटा? 10। 10% बढ़ा दो, मतलब 100 प्लस 10, 110 सेल हो जाएगी। और ईबीआईटी आप कह रहे हैं 20% से बढ़ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, सेल 10 से बढ़ रही है, तो 10 इंटू ये ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 20% से बढ़ जाएगी। 40 का ईबीआईटी था, 40 का 20%, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 40 का 20% 8 रुपीज, 40 रुपए का 20% 8 रुपए। 40 प्लस 8 कितना होगा? 48। चेक कर भी लेते हैं, ये शॉर्टकट से निकल आया। लॉन्ग कट से एक बार चेक करके देखे, सेल अगर 100 से 10% बढ़ी तो 110 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ेगी, पहले 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 20 का 10% 2, 20 प्लस 2 22, अब हो जाएगी 22। कंट्रीब्यूशन तो आप माइनस कर ही लोगे, 110 माइनस 22 करो, कर लो, आप कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज मोबाइल में भी करना हो तो चल जाएगा, कल से ले आना कैलकुलेटर। 88 हो जाएगा, 88। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी, कितनी? 40। जरा माइनस करके चेक करो 48 आता है कि नहीं। इसका मतलब है कि लेवरेज जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जहां डेटा बहुत है और आपको प्रोजेक्शंस करने हैं, आपको एस्टिमेशंस करने हैं, तो आपको फिगर झटपट निकाल के दे देता है। अगर आपके पास पहले से लेवरेज निकला हुआ है और कोई कुछ भी पूछ ले कि सेल अगर इतनी बढ़ जाएगी तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा, आप फटाक से बता देंगे। सर हमेशा क्या ऑपरेटिंग एवरेज 2 ही आएगा? नहीं बेटा नहीं, ये 2 तो हमने एज्यूम किया, मतलब जो फिगर्स लिए उसमें 2 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। सर जैसे मान लो अगर किसी का ऑपरेटिंग एवरेज 3 आ गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना भी चेंज सेल में होगा उसका 3 गुना चेंज ईबीआईटी में होगा। एनी चेंज इन सेल विल हैव ट्रिपल इंपैक्ट ऑन इट्स ईबीआईटी। यानी अगर सर अगर सेल किसी की मान लो 10% बढ़ेगी, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 था, और सेल अगर मान लो 10% बढ़ती है अगले साल, तो उसका ईबीआईटी 30% बढ़ जाएगा। वेरी गुड, बस यही समझाना था मेरे को। आज की पूरी क्लास में मैं इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आया था कि इतना आपके दिमाग पे डाल दूं। सेल अगर 10% बढ़ रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, तो उसका ईबीआईटी 30% बढ़ेगा। सेल अगर 20% बढ़ रही है, ऑपरेटिंग एवरेज 3 है, तो उसका ईबीआईटी 60% बढ़ेगा। सर बेटा बेटा, सेल अगर गिरेगी तो भी होगा क्या? हाँ, सेल गिरेगी तो ईबीआईटी भी गिरेगा। सेल अगर मान लो किसी की 10% गिर रही है और उसका ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, मान लेते हैं 3, तो उसका ईबीआईटी 30% गिरेगा। उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा, सेल गिरेगी ईबीआईटी भी गिरेगा। तो ये एक ऑपरेटिंग लेवरेज से मदद मिलती है। बात समझ में आई? अब जरा पढ़ के देखते हैं स्टार्टिंग से कि लेवरेज का मतलब क्या लिखा है, ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या लिखा है, सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मीनिंग ऑफ लेवरेज: द टर्म लेवरेज refers to
इंक्रीज्ड मींस ऑफ accomplishing some purpose, कुछ पर्पस कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने अपने मींस को इंक्रीज कर लिया, आपने फिफ्थ गियर लगाया ताकि गाड़ी और तेज भागने लगे और आपका पर्पस जल्दी अचीव हो जाए। आपने किसी का सोर्स लगाया कि किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। समझ रहे हैं? ये लिख के नहीं आएंगे एग्जाम में, कुछ कुछ चीजें आप ये देख करके चलिएगा, जो जो मैं एग्जाम्पल लूं सब मत कॉपी पेस्ट करके आना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सारे नहीं करने। लेवरेज इज यूज टू लिफ्ट, ये लिख सकते हैं, सब जो लिखा है ये सब तो लिख ही सकते हैं। लेवरेज इज यूज टू लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, भारी ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए, विच में नॉट बी अदरवाइज पॉसिबल, अगर लेवरेज ना होता तो वो हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट नहीं हो पाते। इन द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो साहब लेवरेज आम जिंदगी में हो गया, फाइनेंस के लिए क्या है? फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेवरेज रेफर्स टू फर्निश एबिलिटी, काई की एबिलिटी? टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट। फिक्स कॉस्ट एसेट कौन से सर? जैसे कि आपकी मशीन, मशीन से डेप्रिसिएशन लगेगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपकी जो फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है वो भी एक एसेट है, उसका ऐसे पे रेंट जाएगा। तो कह रहा है फिक्स कॉस्ट एसेट, जिससे कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है, मैंने ब्रैकेट में जानबूझ के लिख दिया, दैट कॉजेज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। या फिर कौन सी फिक्स कॉस्ट लगा रहे होगे? फिक्स कॉस्ट फंड्स, पैसे लेके आए जिसपे फिक्स कॉस्ट देनी है, आप कमाओ ना कमाओ ब्याज देना पड़ेगा, दैट कॉजेज फिक्स्ड। या फिर हो सकता है दोनों भी लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हैं? टू इंक्रीज रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर, ताकि शेयर होल्डर मालिक का रिटर्न बढ़ जाए। देखो, अगर तुम्हारा ईबीआईटी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली, देखो ईबीआईटी में क्या माइनस होता है? ईबीटी आईटी में इंटरेस्ट माइनस होता है, ईबीटी आता है, इंटरेस्ट वही रहेगा, ईबीटी आया, टैक्स माइनस होगा, ईएटी आया। जब ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईबीटी बढ़ेगा, ईएटी भी बढ़ेगा। अब समझ रहे हैं? एक चीज बढ़ेगी सब बढ़ेगा। प्रेफरेंस का डिविडेंड चला जाएगा तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उतने ही रहेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। तो अगर आपको अपने शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ाना है तो इसका एक सिंपल तरीका है, आप अपने फिक्स कॉस्ट लगाइए और कोशिश करिए कि सेल बढ़े, क्योंकि अगर गिरेगी तो भी धड़ाम से गिरेगी। जैसे कभी आप किसी रोपवे में बैठे हैं कहीं जाने के लिए, पहाड़ी एरिया में, नहीं एक नीचे से ऊपर जाना है तो सीढ़ी चढ़ के जाओ, या आजकल रोपवे नहीं, आप घूमने फिरने के लिए बैठे हुए, तो रोपवे से क्या होता है, आसानी से आप बैठ गए, पहुंच गए। लेकिन सोचो, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आप समझ गए ना, अगर वो गिर गई हैं, कभी कभी रुक जाती, तभी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वो रस्सी कट गई तो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरेगी। आपने शॉर्टकट मारा था कि इसमें बैठ के ऊपर पहुंचते हैं, कौन सीढ़ियों से जाएगा? हाँ, और वो भगवान के पास आप लेट से जा रहे थे, भगवान ने कहा रुको, दूसरी तरीके से बुला रहे। आप समझ पाए बात को? सेम है लेवरेज, फिक्स कॉस्ट लगाइए अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि उतनी लगाइए और सेल को बढ़ाइए, क्योंकि अगर सेल बढ़ती रहेगी तो आपको सही रहेगा, लेकिन अगर सेल गिरना शुरू होगी तो वो भी गिरना शुरू होगा। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है सर, यही बात यहां लिखी है कि लेवरेज रेफर्स टू फर्निश एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट। फिक्स कॉस्ट एसेट से कौन से फंड्स या फिर कौन सी कॉस्ट आती है आपकी? फिक्स कॉस्ट एसेट से फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, या फिक्स कॉस्ट फंड्स जिससे फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आती है, ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स का रिटर्न इंक्रीज कर पाए। फिर ये डेटा आपने ईपीएस वाला देख लिया, फिर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेवरेज, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है। एक कंपनी ले ली, लेट्स से एक्स लिमिटेड, पहले साल का डेटा एज्यूम फिगर थी 100 की सेल, वेरिएबल 40, कंट्रीब्यूशन 60 का आ गया माइनस करके, फिक्स कॉस्ट एज्यूम करी 20, ईबीआईटी आ गया 40 का। अगले साल क्या हुआ, इनकी सेल डबल हो गई तो 100 की 200 हो गई, वेरिएबल भी डबल हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन डबल हो जाएगा, या आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट डबल नहीं होगी। तो आप ईबीआईटी देखें, डबल नहीं हुआ है, डबल से भी ज्यादा हुआ है, 40 का डबल तो 80 होता है, 80 से भी ज्यादा हुआ। यानी अगर हम परसेंटेज चेंज निकालने की बात करें तो सर तरीका क्या होगा? परसेंटेज चेंज, पहले सेल वाला, ये वाला देखना, परसेंटेज चेंज इन सेल कैसे निकलेगा सर? आपने सिखाया, कोई भी फिगर चेंज इन सेल परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, यानी अगर सेल है तो न्यू सेल माइनस ओल्ड सेल डिवाइड बाय ओल्ड सेल इंटू 100, तो न्यू सेल यानी 200,
माइनस ओल्ड सेल 100 अपॉन 100 ओल्ड सेल वाली इनटू 100, यानी 200 माइनस 100 अपॉन ओल्ड वाला इनटू 100, कितने परसेंट आएगा? 100%। और अगर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना हो तो न्यू ईबीआईटी 100 माइनस ओल्ड ईबीआईटी 40, 100 माइनस 40 60, 60 अपॉन ओल्ड ईबीआईटी 40, 1.5 इंटू 100 150%। ये सब आप कैलकुलेटर में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी आप देख सकते हैं सेल बड़ी 100 से, आपका ईबीआईटी बड़ा 150% से। ये हम चेक ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैं आपसे कहूं इसका ईयर 1 का ये डेटा है ना आपके पास, इतना डेटा यूज करके अगर इसका आप ऑपरेटिंग लेवरेज बता दे, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या आप कर पाओगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ईयर 1 का, हमेशा ईयर 1 का निकालना। 60 अपॉन 40 सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, मोबाइल पे आज करना हो तो आज कर लो, कोई बात नहीं, लिख के करना, जैसे भी करना हमको बता दो। 60 अपॉन 40 कितना होता है? टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं। 1.5, यानी इसका मतलब ये है कि हमको पहले से पता था, अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज पहले ही निकाल लेते 1.5 का, तो हमें पता चल जाता कि जितनी भी सेल बढ़ेगी या गिरेगी, एज द केस में भी, उसी डायरेक्शन में 1.5 गुना ईबीआईटी मूव करेगा। सेल अगर जितनी मूव करेगी, मतलब जितनी बढ़ेगी या घटेगी, उतना ही उसका 1.5 गुना ईबीआईटी मूव करेगा। यानी अगर सेल 100% से बढ़ेगी, जो इस एग्जांपल में हुई, तो ईबीआईटी 150% से बढ़ेगा, आपके सामने है। आप समझ गए? दो तरीके से सीखा, एक तो अपन ने डेटा निकाल लिया ईयर 2 का और फिर परसेंटेज चेंज निकाल के चेक किया, दूसरा हम ऑपरेटिंग लेवरेज से निकाल करके काम हो जाएगा। सर दूसरी कंपनी आपने ली है वाई लिमिटेड, जिसमें मैंने कोई फिक्स कॉस्ट नहीं ली। ईयर 1 का डेटा देखें तो 100 की सेल, 50 की वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन 50, फिक्स कॉस्ट 0 एज्यूम करी, ईबीआईटी 50। अगले साल क्या हुआ? इन्होंने अपनी सेल डबल कर दी, सब कुछ डबल हो गया, वेरिएबल डबल हो गया, कंट्रीब्यूशन डबल हो गया, फिक्स थी नहीं, ईबीआईटी भी डबल हो गया। परसेंटेज चेंज अगर निकालते हैं सेल का, न्यू सेल 200 माइनस ओल्ड सेल 100 अपॉन ओल्ड सेल 100 इंटू 100, कितने परसेंट आएगा? 100% ये। और अगर परसेंटेज चेंज ईबीआईटी का निकालें 100 माइनस 50, 50 बचेगा, 50 अपॉन 50 ओल्ड फिगर इंटू 100 ऊपर, 50 अपॉन 51 इंटू 100, 100%। यानी अगर आप यहां देखते हैं तो जितनी सेल बढ़ी उतना ही आपका ईबीआईटी बढ़ा। अगर मैं आपसे इसमें भी कहूं, इस क्वेश्चन में भी, कि सर सर प्लीज 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 इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दीजिए, जैसे ऊपर वाले में तो आपने निकाला ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 बता रहे थे आप, इसमें बता पाएंगे कितना होगा? कितना होगा बताओ? 1 कि 0? 1, आर यू श्योर? 1 बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, 1 सही बोल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन 50 अपॉन ईबीआईटी 50, यानी 1। इसका मतलब क्या है? सुनो, अगर कोई आपसे कहे, अब आपको देखो केवल रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे ना तो जीवन में अगर किसी ने घुमा फिरा के कुछ पूछ लिया तो आप ढेर हो जाओगे। समझ के चलोगे तो कैसा भी पूछ ले। अगर मैं आपसे कहूं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं आपके कितना दिमाग है। मान लो मैं आपसे कहूं, एक कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है, एक कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है, तो उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी? 0 होगी। वेरी गुड, यही पूछना चाह रहा था। 1 तभी आएगा जब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम्हारी 0 होगी, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि तभी कंट्रीब्यूशन जितना होगा उतना ही ईबीआईटी होगा, और कंट्रीब्यूशन सेम फिगर अपॉन सेम फिगर करेंगे तभी बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स। क्या ऑपरेटिंग लेवरेज किसी का 0 हो सकता है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। दूसरा, एक और ट्रू फॉल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 है, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी 0 होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 है, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी 0 होगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि अभी तो देखा 0 तो नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। पक्का समझ गए आप बात? दिमाग चलने लग गया? एक और एक और एक और। अब आप बताइए, देखो मैं पहले ना टेस्ट करता रहता हूं कि बच्चे कहां तक जा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे डॉक्टर भी अगर इंजेक्शन लगा रहे, देखता कितना दर्द ये सहन कर पा रहा है, बहुत ज्यादा सहन करे तो भैंस वाला इंजेक्शन लाकर ठोक सकता है। एक और, अगर किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है और उसका कंट्रीब्यूशन 50 है,
किसी का, आप देख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख के आराम से सोचिएगा और जो मैं पूछ रहा हूं बताइएगा। किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है और कंट्रीब्यूशन 50 है, तो उसका ईबीआईटी कितना होगा? 50 ही होगा। क्यों 50 होगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट थी नहीं, तो जो कंट्रीब्यूशन था वो ईबीआईटी था, तभी 1 है। अगला, किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ है। किसी का ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ है, तो उसका ईबीआईटी कितना? 1 करोड़। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई। आगे चलते हैं कि सर लेवरेज कितनी तरीके के हैं। लेवरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर हेडिंग्स, 3 तरीके के, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फाइनेंस मिक्स ऑफ द कंपनी। जिस तरीके का तुमने अपने यहाँ फाइनेंस लगा रखा है, या तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा या फाइनेंशियल लेवरेज होगा, और अगर दोनों को कॉम्बिनेशन से बात करते हैं दोनों से, तो कंबाइंड लेवरेज, या जिसको कुछ लोग टोटल लेवरेज बोलते हैं, इसलिए मैंने टोटल लेवरेज लिख दिया। वैसे ज्यादातर तो नाम कंबाइंड लेवरेज ही यूज होता है। तो 3 हो गए, एक ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और तीसरा कंबाइंड। पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग का। सर फॉर्मूला तो आपने पहले ही दिखा दिया। हाँ भाई फॉर्मूला तो आता है, लेकिन पढ़ना भी तो पड़ेगा। क्या लिखा है? ऑपरेटिंग लेवरेज, द लेवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी से? जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जो लेवरेज एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, वो ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब सर फाइनेंशियल लेवरेज कौन सा होता होगा? वो लेवरेज जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, वो फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब अगर इसी लाइन को मेरे को फाइनेंशियल लेवरेज की लाइन बनानी पड़े, तो मैं क्या बना सकता हूं इसी लाइन में? अगर मैं क्या चेंज करूं, द लेवरेज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। क्या बात है, आप बुक लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज सर क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, क्या कारण है? इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल लो, या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल लो। इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द कंपनी। ऑपरेटिंग लेवरेज may be defined as company's ability, क्यों, क्या चीज? टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्यों यूज कर रहे हैं? यहां से पढ़ना, टू मैग्निफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल। सेल में जो चेंज हुआ उसके इफेक्ट को मैग्निफाई करना, किस पे? ऑन इट्स ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि जो भी सेल में चेंज आया उससे ज्यादा चेंज उसके ईबीआईटी में आ जाए। इस बात को ऑपरेटिंग लेवरेज आपके लिए मदद करता है, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज है तो। फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये बात समझ में आई? कई बार क्या होता है, आपको जैसे मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया ये, और ऑपरेटिंग लेवरेज आपसे पूछेगा, देखते जाना। अग्रिमा आप नहीं देख रहे हो, प्लीज इधर देखो। क्या हुआ, हेडेक हो रहा है क्या आपको? ठीक है, आप सही है? पानी नहीं पीना आपको? ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा रहे, बेहोशी होशी तो नहीं? बता देना, रुक जाएंगे। हाँ, हेल्थ पहले जरूरी है। आपको पानी नहीं पीना, थोड़ा ब्रेक चाहिए तो ले सकती है। लेना है पक्का? आर यू ऑल राइट? मैं चलूँ ना आगे? बेहोश होश तो नहीं हो गए ना? एक बार की बात है, एक बैच में, हो गए 7-8 साल पहले की बात है, एक बच्ची थी, बेहोश हो गई पढ़ते पढ़ते। हाँ, होश में ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या था। फिर यहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, उनके यहाँ लेके जाना पड़ा। मतलब होश में ही नहीं आ रही थी, पानी नहीं सब छिड़क डाला, वो डॉक्टर क्या लेकर के जाना पड़ा। फिर डॉक्टर ने देखा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, उनके घर वालों को बुलाया, तो घर वालों ने बताया सुबह से कुछ खा के नहीं निकली थी। खाती बिल्कुल दुबली पतली थी, खा के। डर लगने लगा अब हमको, कहीं ऐसा ना हो पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे को कुछ हो जाए। इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। और आप लोग भी जब आया करिए तो देखिए, खा पी करके मस्त रहे। अब खाने पीने का मतलब ये भी नहीं कि 4 आलू के पराठे ढकेल गए। आगे हाँ सर बताइए, नींद आ रही। थोड़ा हेल्दी खा पी के घर से निकलिए, खाली पेट ना निकलिए, पानी नहीं पी के सब निकलिए। ठीक, मैं चल रहा हूँ आगे, है ना, पढ़ाऊँ ना? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो जितना मैंने बॉक्स में बंद किया है, अगर मान लो इतना डेटा आपको दिया होता, जितना रेड पेन से लिखा हुआ है, रेड पेन से बॉक्स में बंद किया है, और आपसे कहता है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, डिवाइड बाय ईबीआईटी करके ऑपरेटिंग लेवरेज 60/40 करके 1.5 निकाल देंगे। ठीक। कई बार क्या होता है, एग्जाम में ऐसे डेटा नहीं देता। फिर कैसे देता है? एग्जाम में डेटा देता है जितना, मैं ये लेट से ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। एग्जाम में आपको दिया उसने कि सर सेल जो है पहले साल की 100 थी, दूसरे साल की 200 थी, और ईबीआईटी पहले साल का 40 था, दूसरे साल का 100 था।
और कोई डेटा बता ही नहीं रहा है, ना ये बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी, कुछ नहीं बता रहा है। और हमसे कह रहा है सर ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ। हम कहेंगे अरे ये क्या बदतमीजी है, अभी तो हमने ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला सीखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आप कुछ एक तो बताते हमको, कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, ये बताते तो हम निकाल लेते, ये बताया तो क्या करें। अगर हमको 2 साल का डेटा दे, ऑपरेटिंग लेवरेज पूछता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सुंदर सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा सर, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल कर देंगे, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। है सर क्या कह रहे हो ये आप, हाँ हाँ आ जाएगा सर, चेक कराओ, नहीं विश्वास नहीं है, चलो चेक करा रहे। परसेंटेज चेंज इन सेल अपॉन परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। सर परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं बताओ, आपको निकालना सिखाया ना। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकालेंगे, न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर अपॉन ओल्ड इंटू 100, 100 माइनस 40 60 अपॉन 40 इंटू 100 कितना, 150%। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 150% अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, न्यू सेल 200 माइनस ओल्ड सेल 100, न्यू माइनस ओल्ड 200 माइनस 100, 100 अपॉन ओल्ड 100 इंटू 100, 100 अपॉन 100 इंटू 100 कितना, 100%, 100%। परसेंट परसेंट कट जाएगा, कितना बचेगा, 1.5 ही आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के दो तरीके, दो फॉर्मूले, क्या क्या वो फॉर्मूले सर, एक फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ऊपर क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर आता है, नीचे परसेंटेज चेंज इन सेल आता है। जब सीधा फॉर्मूला चलते हैं तो ईबीआईटी नीचे था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, लेकिन जब परसेंटेज चेंज वाला लगाते हैं तो ऊपर क्या होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीफाइंग इफेक्ट होगा ना, वो ऊपर होता है अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। सर ये क्या लिखा है, डीओएल क्या लिखा है, ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डी स्टैंड्स फॉर डिग्री, फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख लो। एग्जाम में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोले या ऑपरेटिंग लेवरेज बोले, दोनों एक ही बात है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि डिग्री बोले तो ये फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लेवरेज बोले तो ये, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक ही बात होती है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलिए या ऑपरेटिंग लेवरेज बोलिए, दोनों एक ही बात है, दोनों फॉर्मूले हैं। आपका जैसा एग्जाम में डेटा देगा वैसा आप काम कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, ईबीआईटी अवेलेबल है, ऊपर वाले फॉर्मूले से लगा लेंगे। नहीं अवेलेबल है, 2 साल का डेटा अवेलेबल है, तो नीचे वाले फॉर्मूले से काम कर लेंगे। ठीक, चलेगा आगे। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर नहीं देखिएगा, आपको मैंने आंसर जानबूझ के इसलिए दिया है कि प्रेजेंटेशन थोड़ी आ जाए। चाहे तो आप शीट अपनी ना देखिएगा, इधर ही देख लीजिएगा, नहीं तो चाहते हुए भी आंसर में निगाह ना पहुंचे। फ्रॉम दी, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। फ्रॉम दी फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है बताना है, दो कंपनियां दी है। विच कंपनी हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क, और किसकी रिस्क ज्यादा है अभी बताऊंगा। पहले तो ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करता हूं, देखते हैं क्या डेटा है। सेल्स दी हुई है 25 लाख और इसकी 30 लाख की, फिक्स कॉस्ट दोनों की दी हुई है। वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी बोल लो, वो कितनी है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, सेल की कितने परसेंट, 50% कंपनी ए की है, 25% कंपनी बी की। सर मतलब 50% काहे की, सेल की, 25 लाख की 50% वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल में वेरिएबल माइनस होगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस होगा तो ईबीआईटी आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो आप क्या करिए, आप कॉपी में कर पाएंगे, कॉपी खोलिए, घर पे ना अभी, आज तो ठीक है, इसमें लिख लो। एक अच्छी कॉपी बना लेना, अच्छी मतलब एक सेपरेट कॉपी रहेगी, है ना, वो ना करना हिंदी इंग्लिश मैथ टाइप। हाँ क्या लिख रहे थे, लिखिए, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। कुछ लोग इसको लीवरेज भी बोलते हैं, बोलने के अलग अलग हैं, कुछ लोग इसको लेवरेज ना बोल के लीवरेज बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं लेवरेज बोलता हूँ, ठीक है। तो कंट्रीब्यू क्या लिखा आपने, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर नेक्स्ट लाइन में उसका पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, दो फॉर्मूले आपको सिखाए, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है जी। तो लिख लीजिए ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, स्टेटमेंट फॉर
कैलकुलेशन ऑफ, भाई दो चीजें चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन चाहिए, ईबीआईटी चाहिए। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। इतना काम कर लिया। अब देखो अपने को तीन कॉलम चाहिए होंगे, पहले सुन लो। एक पर्टिकुलर्स का चाहिए होगा, दूसरा ए लिमिटेड का, और तीसरा बी लिमिटेड का। बना दो तीनों कॉलम, पर्टिकुलर्स और कंपनी ए कंपनी बी, जैसा लिखा है यहाँ नाम क्वेश्चन में वैसा ही लिख दो। पर्टिकुलर्स और फिर दूसरे में कंपनी ए और तीसरे में कंपनी बी। ठीक, लाइनें भी खींच दी आपने, खींच दीजिए। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या आता है, हमने अभी डेटा देखा था, क्या आता है सबसे पहले, सेल्स। तो पर्टिकुलर्स में लिखो सेल्स। दोनों कंपनियों की सेल आपको पता है, लिख डालो देख देख करके। क्वेश्चन में दोनों की सेल लिखी है, 25 लाख 30 लाख, लिख दो ये सेल है, लिख दिया। सेल में क्या माइनस करते बेटा, तो लिखो लेस वेरिएबल कॉस्ट। आप पूरा वेरिएबल कॉस्ट लिखना, मतलब वीसी ना लिखना, शॉर्ट फॉर्म ना लिखना, लेस वेरिएबल कॉस्ट, पूरा फुल फॉर्म लिख दिया। कितनी लिखे हम समझ नहीं पा रहे, ए की कितनी लिखे, 50% फॉर कंपनी ए। 50% किसका, 25 लाख का। जरा बता पाएंगे कितना हो, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। हाँ, बाकी लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर यूज करके 25 लाख का 50%। देखो किसी की मैथ्स अच्छी होती, किसी की कम अच्छी होती, तो हमें कोई टेंशन नहीं, एग्जाम में अलाउड है जब, तो हमें भी कोई टेंशन नहीं, बस अगली क्लास से कैलकुलेटर ले आना। 25 लाख का 50% कितना है, 12,50,000 आया, 12.5 लाख, 12,50,000। और कंपनी बी का कितना लिखोगे बेटा, 25%, उसकी सेल है 30 लाख 30 लाख की, 30 लाख का 25%, 7,50,000। ठीक, 7,50,000 लिख दो। पहले वाले में कंपनी ए में 12,50,000 वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरे वाले में 7,50,000। माइनस करके क्या बचता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस कर दो, एक लाइन खींच देना वेरिएबल कॉस्ट के नीचे पूरे में, फिर बचेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो जो आए माइनस करके लिख दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को आ रहा है समझ में, है बेटा, आ रहा है। विधि, खुशी कुमारी, आप लोग को बेटा आ रहा है, यस और नो में रिप्लाई करिए। हाँ, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, कितना आया पहले वाले में, 12,50,000, और दूसरे वाले में कंपनी बी में 22,50,000। ठीक है, 22,50,000 कंपनी बी का, और कंपनी ए का 12,50,000। कंट्रीब्यूशन में बेटा क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, तो लिखो लेस फिक्स कॉस्ट। पर्टिकुलर्स में कंट्रीब्यूशन के नीचे लिखो लेस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट तो आपको दोनों की दी है, जो जो दी है वो लिख दो। आ रहा है, विधि को आ रहा है, ओके, और खुशी आप और बाकी भी जो ऑनलाइन है। फिक्स कॉस्ट कंपनी ए की 7,50,000 और कंपनी बी की 15 लाख की आपको गिवन है। माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या बचेगा, ईबीआईटी बचेगा। ईबीआईटी कितना कितना पहले का और दूसरे का, पहले का 5 लाख और दूसरे का 7 लाख, 7,50,000। ठीक है, 5 लाख और 7,50,000। क्या हुआ उज्जवल, है कुछ पर्सनल टॉक्स, नहीं तो हमको बताओ फिर, आप पूछो पूछो पूछो। अच्छा, आंसर क्रॉस टेली कर रहे थे, अभी कर लेंगे, टेंशन हलो भी कर लेंगे। ईवीआईटी भी जब आपका आ जाए तो बस फॉर्मूला लगाना है, और दोनों कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा 2.5 पहले वाले का। ठीक है, वेरी गुड, दूसरे का निकालो।
उज्जवल आंसर टैली कर लो 2.5। कितना आया था तुम्हारा? 2.5 नहीं आया था ना तुम्हारा, कितना आया था? नहीं नहीं, पहली कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया तुम्हारा? तो वो निकाल रहे हो तो टैली क्या कर रहे थे? ईबीआईटी टैली कर रहे थे हैं? उसका 3 आ रहा है, कंपनी बी का 3, ठीक है। कंपनी ए का 2.5, कंपनी बी का 3। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप लोग ने सही आंसर बताया है। चेक कर लेते हैं, 2.5 इसका है और 3 इसका है। अच्छा, एग्जाम में जब भी आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकालोगे या कुछ भी निकालोगे तो फॉर्मूले लिख के निकालना, मतलब डायरेक्ट मत करना। होता क्या है, जब ज्यादा समझ में आ जाती चीजें ना तो हाथ इतनी तेज चलने लगता है कि फॉर्मूला लिखना ही हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम फॉर्मूला लिखना भूल जाएंगे वैसे ही वो नंबर देना भूल जाता है और फिर बुला लेता है। ये वो दरबार है जिसके द्वार जो हैं 6-6 महीने में खुलते हैं। समझ रहे हैं आप बात को ना? हाँ हाँ, एक ही बार दर्शन अच्छे से कराइएगा, बार बार ना जाना पड़े। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लेवरेज तो आ गया, बट क्वेश्चन कुछ और भी पूछ रहा था। और क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, देखो लिखा है विच कंपनी हैज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क। अब सर ये क्या है? देखो भाई साहब सुनिए, मेरी तरफ देखिए प्लीज। सबका आ गया ना ऑपरेटिंग लेवरेज? आ गया आपका। जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ाता चला जाएगा उतना उसका ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता चला जाएगा। जितनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी उतना ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा। और जितना ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ रहा है उतनी उसकी रिस्क बढ़ रही है। रिस्क कैसी सर? रिस्क ऐसी कि जब सब कुछ ठीक होगा तब तो बहुत मजे आएंगे, लेकिन जैसे ही कम होगा वैसे ही क्या होगा? खराब हो जाएगा, डाउनफॉल। यानी अगर दोनों कंपनी में देखें, दोनों कंपनी को कंपेयर करें तो एक का 2.5 आ रहा है, एक का 3। अगर हमसे पूछ रहा है विच कंपनी इज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क, इसको बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं और इसको ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क एक ही नाम होता है। कौन सी? कंपनी बी की। तो यानी आप कह सकते हैं, इधर देखिए कमेंट्स में ऐसे लिखाइएगा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही लाइन लिखिए लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर कंपनी बी इज हायर देन दैट ऑफ कंपनी ए। कंपनी बी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, इसलिए कंपनी बी हैज ए हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। अगर आप इतना भी लिखाओगे तो भी चल जाएगा। आगे अगर आप लिखाओ तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसका नाम था? ईबीआईटी का दूसरा नाम था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं। ये टेबल में देखो, ईबीआईटी का एक और नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज, भाई आपको ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है? ये बताता है कि सेल में इतना चेंज होगा तो ईबीआईटी में कितना चेंज होगा। अगर आप कंपनी ए की बात करते हैं 2.5 है उसका, तो जितना भी सेल में चेंज होगा उसका 2.5 गुना चेंज होगा उसके ईबीआईटी में। वही कंपनी बी में बात करें, सेल में जितना चेंज होगा उसका 3 गुना चेंज होगा किसमें? ईबीआईटी में। यानी किसमें ज्यादा चेंज होगा? कंपनी बी में। तो लेट्स से अगर मान लो कंपनी ए की सेल 10% बढ़ती है, कंपनी ए की सेल 10% बढ़ती है, ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 है, तो उसकी ईबीआईटी 25% बढ़ेगा। कंपनी बी की सेल अगर 10% बढ़ती है, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, तो उसका ईबीआईटी 30% बढ़ेगा। उल्टा चलो, कंपनी ए की सेल 10% गिरती है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 है, तो उसका ईबीआईटी 25% गिरेगा। कंपनी बी की सेल अगर 10% गिरती है, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, तो 30% गिरेगा। रिस्क किसमें ज्यादा है? रिस्क की बात करें तो बी में ज्यादा है, जाहिर सी बात है बी वाली कंपनी में रिस्क ज्यादा है। यही लिखा है द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी जो है, में वेरी प्रोपोर्शनेटली विद सेल। सेल के हिसाब से वेरी करता है, और किसमें ज्यादा वेरी करेगा? इज हायर फॉर कंपनी ए एज कंपेयर टू कंपनी बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? पक्का? आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, होमवर्क क्या वो सुन लो। आप आज की क्लास में जितना आपने पढ़ा है कम ही पढ़ा है, लेकिन उसको ना घर पे बैठ के पहले सोचना, आधे घंटे सोचना कॉपी बुक बंद करके कि हमने क्या क्या पढ़ा। उससे आपकी मेमोरी तेज होगी। कुछ कुछ बातें मेरी आपको ध्यान आ जाएंगी, कुछ नहीं ध्यान आएंगी, कुछ तो ध्यान आएंगी। उसके बाद रिवाइज करना। उसके अलावा जो ईपीएस तक आपने निकालना सीखा है, एक कॉपी खोल के उसको लिखना पूरा, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। जब आप पूरा ईपीएस तक लिखोगे ना 4-5 बार, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एफए में बहुत जगह पे काम आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।